नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्लानिंग तो हाईजैक करने की ही थी और कांग्रेस की भी यही इच्छा है कि कोई आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपहरण कर ले ताकि सत्ता उनके हाथ में चली जाए। और पृथ्वीराज चौहान ने तो बाकायदे सवाल भी खड़ा कर दिया। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो कह रहे हैं कि साहब कब वेनेजुएला की तरह यहाँ ऑपरेशन होगा। तो पहली चीज कि ऑपरेशन तो यहां करने की कवायद हुई थी, लेकिन वो हाईजैक वाला मसला नहीं है। देखिए क्या है कि ये भारत है, वेनेजुएला नहीं है। आप निकोलस मादुरो को जो है उनका अपहरण कर सकते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को छूने की न हिम्मत है और ना हैसियत है अमेरिका में, और ना ही अमेरिका के उस डीप स्टेट में और ना सीआईए में। तब सवाल ये उठता है कि फिर हाईजैक की बात क्यों की जा रही है। देखिए, हाईजैकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर चले जाएं। नहीं, हाईजैकिंग जो है वो इस तरीके से भी होती है कि आप वहां की सत्ता को कंट्रोल करें, वहां की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करें। जिसकी कोशिश की गई वो कोशिश अमेरिकी प्रशासन ने की, अमेरिकी डीप स्टेट ने की, और सीआईए तो एक तरह से कहा जाए कि घुसा रहा कि किसी तरीके से यहां की जो सत्ता है उस सत्ता में अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए और अर्थव्यवस्था को अमेरिकी हित के लिहाज से चलाया जाए। लेकिन साहब पीएम है, पीएम ने जो खेल खेला उस खेल में ट्रंप भी औंधे मुंह गिर पड़े और सीआईए की हेकड़ी निकल गई। तो सवाल यह उठता है कि पीएम ने क्या किया, वो जानेंगे और ये समझेंगे कि दरअसल कोशिशें क्या थी। और शुरुआत यहीं से करते हैं कि कैसे भारत की, आप ये कहें कि पॉलिटिकल जो सत्ता है उसे हाईजैक करने की और इकोनॉमिक जो सत्ता है उसे कंट्रोल करने की जो कोशिश हुई। उसमें सबसे पहली चीज और सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो ये जो उमर खालिद वाला मसला है, इसे आप देखिए। क्या है ये मामला? ये जो अचानक डीप स्टेट कूद पड़ा, ये यूं ही कूद पड़ा। देखिए, जब सीए लाया गया था, सीए, तो ये जो 2020 में दंगा हुआ ये तो स्पष्ट हो गया कि मैन्युफैक्चर्ड था। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता तो उमर खालिद के लिए अमेरिका का डीप स्टेट रोता नहीं। किस तरह से रुदाली चल रही है, बाकायदे पत्र लिखा गया। यह पत्र क्यों लिखा गया? इस पत्र के लिखने के पीछे की बस एक कहानी थी कि हिंदुस्तान के भीतर एक नए सिरे से उपद्रव खड़ा किया जाए, गढ़ा जाए। इससे किसको मदद मिलेगी? उन्हीं को मदद मिलेगी जो नरेंद्र मोदी से न सिर्फ घृणा करते हैं बल्कि ये चाहते हैं कि इन केन प्रकार सत्ता से बेदखल कर दिया जाए और उस बेदखली में किसी का भी सहारा लेना पड़े, फिर भले ही चाहे वो डीप स्टेट हो। और देखिए, डीप स्टेट किसको लाने के लिए बैठा हुआ है और किसके लिए बाहें पसारे हुआ है, यह किसी से छिपा नहीं है। जार सोरस की जो फंडिंग है और उस फंडिंग के जरिए जिस तरह से कांग्रेसी अभियान चलता है वो जग जाहिर है। फिर उसमें चाहे योगेंद्र यादव हो और चाहे वो तमाम एनजीओ जो समय समय पर एक राजनीतिक विमर्श खड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाया करती है। फिर उसमें आप एसआईआर को भी ले लीजिए और राहुल गांधी जो वोट की हेरा फेरी का मुद्दा उठा रहे हैं उसको भी शामिल कर लीजिए। ये सारी चीजें अनायास नहीं आई हैं। ये दरअसल भारत की सत्ता में जो एक राजनीतिक विमर्श है उस विमर्श को न सिर्फ बदलने की है बल्कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करने की है ताकि जो सत्ता है वो सत्ता मोदी के हाथ से निकल जाए। ये कोशिश है। और ये कोशिश ऐसा नहीं है कि कोई आज शुरू हुई है। ये दरअसल पहले तो ये माना जा रहा था कि साहब ये दंगा हुआ या ये आईएसआई की भूमिका रही होगी, लेकिन नहीं, वो सीआईए की भूमिका थी 2020 में। और उसके बाद में जो यहां पर कथित किसान आंदोलन गढ़ा गया वो भी किसके, उसके पीछे कौन था? सीधी सी बात है, उसके पीछे वही ताकतें थी जो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती थी। देखिए, आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, नरेंद्र मोदी को हटाइए, उसमें क्या हर्ज है? एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टी जीतती है, हारती है, लेकिन उसको हराने के लिए आप इस तरह के टूल का इस्तेमाल करिए, तब
सवाल खड़ा होता है कि मंशा क्या है। अभी दो खबर और आई है। वो खबर सीधे सीधे एक विमर्श खड़ा करने के लिए आई है। पहली खबर क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भाजपा जो है वहां लॉबिंग कर रही थी। किस बात को लेकर? कि साहब उनके खिलाफ खबरें ना हो, उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा ना चले, ठीक है। और ये बात ये नहीं, बात उसमें यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत सरकार अमेरिकी सरकार के संपर्क में थी। ये सीधे सीधे इस बात को हवा देना है कि साहब ये जो सीज फायर हुआ था वो सीज फायर ट्रंप के कहने पर हुआ था। यानी जो नैरेटिव राहुल गांधी बिल्ट कर रहे हैं, जिस नैरेटिव पर जॉर्ज सोरस फंडेड एनजीओ काम कर रहा है, उस नैरेटिव को बल देने के लिए इस तरह की खबरें उठ रही हैं कि साहब वहां फर्म थी, उस फर्म के जरिए बीजेपी जो है लॉबिंग कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। ठीक, यह सिर्फ और सिर्फ विमर्श खड़ा करना है। किस बात को लेकर? कि साहब हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पावर है वो शिफ्ट हो जाए, वो वहां चली जाए जहां अमेरिकी डीप स्टेट चाहता है। फिर संघ को लेकर अभी पांचजन में जो सुनील अंबेडकर है उनका बयान आया है। वो बयान मैंने कहूं बड़ा लंबा चौड़ा, पांचजन ने इंटरव्यू लिया है और वो प्रचार प्रमुख हैं संघ के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरोप झूठे हैं। संघ पर भी इसी तरह का आरोप लगा था कि संघ भी अमेरिका में जो है वो लॉबिंग कर रहा था। संघ कर रहा था, भाजपा कर रहा था। यानी ये जो दो खबरें हैं, इन दोनों खबरों के जरिए आप क्या कर रहे हैं? आप राहुल गांधी जो विमर्श खड़ा कर रहे हैं उसी को बड़ा कर रहे हैं। और इसके जरिए किसको नुकसान होगा? सीधा नुकसान बीजेपी को होगा और सीधा फायदा कांग्रेस को होगा, राहुल गांधी को होगा। अब ये कौन चाहता है? जॉर्ज सोरस खुला ऐलान कर चुके हैं। ये ग्लोबल इनिशिएटिव की बैठक हुई जर्मनी में, कौन गया था? नरेंद्र मोदी गए थे, राहुल गांधी गए थे। ये स्वयं प्रतिरोधा खुले कह देंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई जॉर्ज सोरस फंड कर रहा हो, कोई कर रहा हो। जॉर्ज सोरस फंडेड जो एनजीओ है, जो संस्था है, उसमें सोनिया गांधी शुमार होती है। अब ये जो चीजें हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल की कोशिश की गई कि साहब एक ऐसा विमर्श खड़ा किया जाए कि नरेंद्र मोदी निपट जाए। लेकिन जनता जो है वो एक तरह से कहा जाए कि पीएम जो कह रहे हैं उस पर भरोसा कर रही है। तमाम कोशिश हुई पॉलिटिकल टर्मोइल की, लेकिन वो हो नहीं पाया। कहां कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि पीएम को लेकर जो भरोसा है, उस भरोसे से पार नहीं पा रही है कौन? कांग्रेस, और ना उसके एजेंडाधारी। पूरा राहुल गांधी टहले, बिहार में खूब टहले, उनको लगा कि साहब वो खड़ा कर देंगे एसआईआर के खिलाफ जन आंदोलन, और उनके साथ योगेंद्र यादव भी टहले, खूब वायर ने स्टोरी की। कौन फंड कर रहा है? वायर, ऐसे जो तमाम संगठन है, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं रहा। तो ये एक कोशिश हुई। दूसरी कोशिश जो है, और ऐसा नहीं कि वो बंद हो गए, अभी भी कोशिश चल रही है, लेकिन संकट यह है कि पीएम के सामने आप ठहर नहीं पा रहे। क्यों डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ गया कि पीएम हमसे नाखुश हैं? यह बड़ी चीज है कि ट्रंप को समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी से पंगा भारी पड़ जाएगा, और आप हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाईजैक आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो यह पॉलिटिकल हाईजैकिंग थी। अब आते हैं इकोनॉमिक हाईजैकिंग पे। यह जो सैंक्शन लगाया गया भारत के ऊपर, यह क्यों लगाया गया? यह इसीलिए लगाया गया कि भारत घुटनों पर आ जाए। नरेंद्र मोदी वो करें जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जो अमेरिका का डीप स्टेट चाहता है। लेकिन पीएम समझ रहे थे कि क्या यहां होने वाला है। टैरिफ, आप ये कहें कि जो टैरिफ बढ़ाया जाता है, आप सैंक्शन लगाते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अब आपके लिए जो मार्केट है वो मार्केट महंगा हो जाएगा और डॉलर की समस्या खड़ी होगी। सबसे बड़ी बात यही है। तो पीएम ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी। सोना, अभी आप सुन रहे होंगे सोने का दाम बड़ा बढ़ रहा है, बहुत गोल्ड में जो है हलचल है। उसका कारण यह है कि जो भारत जैसे विकसित देश हैं वो
डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। और उसका फिर सीधा तरीका यह है कि फिर आप गोल्ड को जो है वो रिजर्व के तौर पर रखिए। इसलिए ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं और गोल्ड खरीदा जा रहा है। जो नॉर्म्स है वो ये है कि आपका जो कुल रिजर्व है उसका 60% डॉलर होना चाहिए। उसी को भारत जो है अब चेंज कर रहा है। हम 60% डॉलर पे नहीं जा रहे हैं, अब हम उस 60% में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और गोल्ड को रख रहे हैं और उसके साथ और भी मुद्राओं को रख रहे हैं। हम सीधे सीधे डॉलर पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो लगाओ टैरिफ जितना लगाना हो, एक बात। दूसरी बात, हम व्यापार सिर्फ डॉलर में नहीं करेंगे, अब हम अपने सहयोगी देशों के साथ उनकी और अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। जैसे रूस से देखिए, आप ईरान से देखिए। ईरान से जो हम तेल खरीद रहे थे, अभी तो कई तरह की बंदिशें हैं, तो वो हम तेल किस में खरीद रहे थे? हम डॉलर में थोड़ी खरीद रहे थे। तो ये सारी जो है तैयारी शुरू हो गई थी। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से वो चल रहे थे और डीप स्टेट के प्रभाव में जिस तरह से वो काम कर रहे थे, वो पीएम को समझ में आ गया था। फिर आप देखिए, ये तो पीएम ने तैयारी की। इन्होंने क्या किया साहब? इस तैयारी को ध्वस्त करने के लिए सीधा हमला ब्रिक्स पे कर दिया। ये जो वेनेजुएला का कांड हुआ है, ये कांड सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि वहां तेल है और जो है वो ब्रिक्स में जाना चाहते थे। नहीं साहब, ये दरअसल ब्रिक्स को तोड़ने की कवायद है। और ये कवायद एक ऐसे समय में शुरू हो रही है जब भारत के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है। यानी भारत को चेतावनी दी जा रही है कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था को हम हाईजैक कर लेंगे। लेकिन पीएम ने कहा कैसे कर लोगे, कहां से कर लोगे? ठीक, तो ये ब्रिक्स में पहुंचे। अब वो ब्रिक्स के एक तरह से कहें कि मुहाने पर खड़े हैं। क्यों? वेनेजुएला में अब आपकी सरकार होगी, यानी आप ब्राजील को परेशान करेंगे। आप समझिए, ये ब्रिक्स तोड़ने की कवायद है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल करने की कवायद है। अब आप कहेंगे उसमें चाइना और रूस, देखिए चाइना और रूस इनके बस की बात अब नहीं है। वो अमेरिका बहुत दिन से लगा हुआ है चीन के पीछे और रूस के पीछे, सो वो अब इनसे ना हो पाएगा। सीधी बात यह है। वो यूट्यूब जैसे मंच, आप एक तरह से कहें कि उस पर इस तरह के खूब अभियान भी चले, तमाम और जो सोशल मीडिया के, लेकिन वो चीन, देखिए चीन क्या है ना कि चीन एक तरीके से आप कहें कि 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। रूस को आप एक तरह से कहें कि छू नहीं सकते हैं। तो सारा जोर आजमाइश कहां हो रहा है? उन देशों पर जो इकोनॉमिक तौर पर, डिफेंस के तौर पर अभी उस स्तर पर डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो उसमें देखिए क्या है, भारत है। तो अभी सीधा निशाना इनके निशाने पर कोई और नहीं, भारत है। तो वहां ब्रिक्स को क्यों ये छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं? इसलिए छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं क्योंकि अगर आप तुलना करें तो ये पाएंगे कि डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। पहले डॉलर जो है, डॉलर की एक तरह से कहें कि डिमांड, अगर आप 70-80 के दशक में जाएंगे तो उस समय जो है तकरीबन 80% थी। उसके बाद में आप आइए इधर 71 के बाद आइए, ठीक, मैंने 80 के बाद आइए। 80 के बाद जब आप आएंगे तो उन 25 सालों में 80 से 2025 तक 25% जो है इनकी मांग में गिरावट आई है। तकरीबन 55-56% है जो लोग एक तरह से कहें कि डॉलर की डोमिनेंस है। बाकी तो अब धीरे धीरे उसको बाईपास किया जा रहा है और उस बाईपास करने का जो संगठन बना वो ब्रिक्स बना। तो इसलिए ब्रिक्स खटक रहा है और ब्रिक्स में भी भारत सबसे ज्यादा। क्योंकि देखिए जो ब्रिक्स कंट्री हैं उसमें अगर वाकई में कहीं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ा बाजार है और जो बाजार अभी सैचुरेटेड नहीं है तो वो भारत है। तो सारी कोशिश जो है वो भारत को अपने पाले में लाने की है, यानी वहां की जो पॉलिटिकल पावर है और जो इकोनॉमी है उसे हाईजैक करने की है।
और उसी के लिए ये पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। लेकिन उस ताने बाने में पॉलिटिकल पावर तो नहीं ले पा रहे हैं, चूंकि जनता पीएम के साथ खड़ी है। जो इकोनॉमिक हाईजैकिंग है वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि पीएम ने पहले ही चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। हम डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, हमने अपना जो है व्यापार डाइवर्सिफाइड कर दिया है, हम सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं निर्भर हैं, हम ब्रिक्स देशों के साथ अपने जो है संबंध है उसको बढ़ा रहे हैं। और आप देखिए, अब जब ब्रिक्स पे चोट की बात है तो ईरान में जो हो रहा है, ईरान ब्रिक्स का हिस्सा बन गया है और जो ब्रिक्स का पूरा व्यापार है वो कुल जो आप ये कहें कि विश्व का व्यापार चलता है या विश्व का कुल आप एक तरह से कहें कि जीडीपी है, उसमें 30% की हिस्सेदारी है। अब ये जो 30% हिस्सेदारी वाली देश हैं वो अगर डॉलर में व्यापार नहीं कर रहे हैं तो अब आप समझिए कि कितना बड़ा संकट है अमेरिका के लिए, और इसकी अगुवाई पीएम कर रहे हैं। तो कोशिश जो है वो सीधे तौर पर पीएम को हिलाने की है, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहा भी और टैरिफ ला दूंगा अगर रूस से तेल लेते रहेंगे। हम रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे, बल्कि यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में बढ़ा दे। तो ये पूरा जो है खेल ये लोग चल रहे थे जिसे पीएम ने पंचर कर दिया।